हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। आज हम चैप्टर 5 यानी कि जो फिफ्थ जो चैप्टर हमारा दिया हुआ है, चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल मीन्स होता है भौतिक एंड केमिकल मीन्स रासायनिक। चेंजेस परिवर्तन अराउंड अस, चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जो भौतिक और केमिकल परिवर्तन। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो केमिकल और फिजिकल जो चेंजेस दिया है उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले के जो 4 चैप्टर हैं वो हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ और उसके साथ ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी हम कर चुके हैं। इसी चैनल पर यहाँ पर आपको 6th 8th और 9th 10th की भी जो एनसीईआरटी बुक्स चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो एग्जाम होता है तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन होता है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आता। ठीक है, यानी कि आप बोलते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। उसके अंदर कुछ भी सब कुछ एनसीईआरटी के अंदर से ही आता है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जो टॉपिक आप छोड़ देते हो, जो कॉलम के अंदर दिया होता है, कुछ एक्टिविटी के अंदर कुछ लाइनें दी होती है, तो आप छोड़ देते हो और आप मेन जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन कर लेते हो, इन टेक्स के क्वेश्चन छोड़ देते हो। वही जो क्वेश्चन आपके अंदर आ जाते हैं और फिर आप देखते हो एग्जाम में उन क्वेश्चन को, और फिर आपको लगता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। तो एनसीईआरटी से बाहर कभी कुछ नहीं आता, क्योंकि जो आपकी जॉब वगैरह रिक्वायरमेंट का भी जो सिलेबस वगैरह आता है उसके अंदर, तो वो भी एनसीईआरटी से ही कवर किया जाता है पूरा। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के अंदर यहाँ पे देखो, जो बच्चे हैं जो डिस्कस कर रहे हैं कुछ चेंजेस के बारे में। तो एक कह रहा है कि जो मैंने एक आइस क्यूब रखा था आधे और 1 घंटे पहले, तो वो अब क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, आई प्लेस्ड ए क्यूब ऑफ आइस हेयर हाफ एंड हावर एगो, इट हैज नाउ बिकम वाटर। सेकेंड स्टूडेंट कह रहा है कि बर्ड दैट आई सा यस्टरडे ऑन दिस रोज प्लांट हैज बिकम ए फ्लावर टूडे। कि कल मैंने एक जो बर्ड देखी थी रोज प्लांट की, अब उसके अंदर से क्या आ गया, फ्लावर आ गया। ठीक है, बर्ड आपने देखी होगी, इस तरह जो बर्ड होती है क्लोज होती है, जो फ्लावर आता है तो ये इस तरह से ओपन हो जाती है, इसी में से जो फ्लावर निकल जाता है। थर्ड स्टूडेंट कहता है कि द बोतल कंटेनिंग कोल्ड वाटर इज नॉट कोल्ड एनी मोर। कि जो बोतल के अंदर जो ठंडा पानी था वो अब ठंडा नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट कहता है कि यस्टरडे, कल, आई सा सम ब्राउन स्पॉट ऑन ए बनाना, बट टूडे इट हैज मोर ब्राउन स्पॉट्स एंड ए स्ट्रॉन्ग स्मेल। कि कल मैंने कुछ जो भूरे धब्बे देखे थे बनाना के ऊपर, लेकिन आज बहुत सारे जो ब्राउन स्पॉट है और उसके साथ ही उसमें जो स्ट्रॉन्ग स्मेल भी आ रही है। तो दिस स्टूडेंट आर डिस्क्राइब सम चेंजेस, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दे टॉकिंग अबाउट। किस प्रकार के जो परिवर्तन है जिसके बारे में ये बातें कर रहे हैं। तो मैं एक बार आपको बता दूं कि जो चेंजेस है अभी हम चैप्टर में पढ़ के आए थे, फिजिकल और केमिकल। ठीक है, तो 2 टाइप के चेंज होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक केमिकल। तो फिजिकल चेंज के अंदर जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी उसके अंदर चेंज आया तो दोबारा से उसी को हम जिस फॉर्म में था वो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे यहाँ पे दिखा रखा था कि जो वाटर है, ठीक है, इनकी आइस दिखा रखी थी। ठीक है, आइस लगा लो या फिर वाटर, पहले कुछ भी लगा लो, कि इसके अंदर आपने क्या लिया, वाटर लिया, वाटर को आपने क्या किया, कोल्ड किया। ठीक है, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हो और कोल्ड करने के बाद उसमें क्या बन जाता है, वहां पे रेफ्रिजरेटर में रखते हो वहां पे, तो फ्रीजिंग में यानी फ्रीज होने के बाद क्या बन जाती है, वो आइस बन जाती है। ठीक है, इसके अंदर हम कोल्ड नहीं बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे, यहाँ पे फ्रीज बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगी, ये आइस बन गई। अब आइस को आप बाहर रख दोगे तो यहाँ पर आइस मेल्ट होकर दोबारा से क्या बन जाएगी, वाटर बन जाएगी। तो ये क्या है, एक जो फिजिकल चेंज है। ठीक है, अब केमिकल चेंज के अंदर आप देखो, आपने देखा होगा आपके घर में मिल्क होता है। ठीक है, और मिल्क से आप क्या बना लेते हो, उसको कर्ड बनाते हो, दही बना देते हो। अब आप बताओ, आप कर्ड से क्या दोबारा से मिल्क बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्योंकि इसके अंदर क्या बन गया, जो कर्ड है वो एक न्यू सब्सटेंस बन गया, और जो न्यू सब्सटेंस बन गया वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता, इनरिवर्सिबल है। इट्स मीन्स ये क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, केमिकल चेंज क्या है, इनरिवर्सिबल है और इसके अंदर न्यू सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंज क्या है, रिवर्सिबल है और इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है आपकी 5.1। तो इसके अंदर बता रखा है कि ऑब्जर्व करना, और इसमें जो आपकी ऑब्जर्वेशन जो चेंजेस आप देखते हो अपने लाइफ में, आपने देखा होगा कुछ चेंज चारों तरफ, तो उस चेंज के अंदर आपने क्या ऑब्जर्व किया वो ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पर लिखनी है, जो टेबल दी हुई है 5.1। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यू माइट हैव ऑब्जर्व वेरियस चेंजेस हैपन अराउंड यू, सम ऑफ देम आर लिस्टेड इन टेबल 5.1।
You may notice that someone changes in each case. Take a moment of reflect on changes in each case. Record your observation in table 5.1. तो चेंज क्या दिया हुआ है? फर्स्ट है परिवर्तन, इसके अंदर मेल्टिंग आइस क्यूब, यानी कि आइस क्यूब मेल्ट होती है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, किसमें चेंज हो जाएगा? वाटर के अंदर, ठीक है, यानी कि वाटर के अंदर चेंज हुआ है, तो ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है। चॉपिंग वेजिटेबल, जो वेजिटेबल को चॉप करते हो तो उसके क्या बन जाते हैं? पीस बन जाता है, ठीक है, यानी कि उसका जो साइज आता है वो क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है। बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर भी किस में, किस वाटर को बॉयल करते हो तो वेपुर की फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, उबलता है तो उसमें देखते हो ना स्टीम निकलती है तो वेपुर बन जाते हैं। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, अब कॉर्न से जो आप पॉपकॉर्न बनाते हो तो उसके अंदर भी जो चेंजमेंट आता है इस तरह से, तो यहाँ पे आप सभी चेंजमेंट के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर इस टेबल में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर, कि जो चेंज, जो परिवर्तन है, तो यहाँ पर परिवर्तन कहाँ हुए? साइज में हुआ, शेप में हुआ, स्मेल में हुआ, और जो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी सब्सटेंस की ऑब्जेक्ट की उसके अंदर हुआ। ठीक है, आप देखते हो ना कि साइज चेंज हो गई, इसके अंदर यहाँ पे जो शेप है और जो स्मेल वगैरह इस तरह से। तो आप क्या सोच सकते हो कि कुछ जो अदर चेंजेज है, परिवर्तन है जो आपकी चारों तरफ होते हैं, ठीक है, इसके अलावा क्या आप और भी जो अदर चेंजेस बता सकते हो? उसके आपको मेक ए लिस्ट ऑफ दोज चेंजेस टू, इन चेंज के साथ और भी आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी है, ठीक है, जो कॉलम दिया हुआ है ना 11, एनी अदर, एनी अदर के अंदर आप और भी 11 12 13 जो भी है इसमें ऐड कर सकते हो। तो वी ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑफ साइट, स्मेल, टच, हेयरिंग एंड टेस्ट, कि हम जो ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारे चारों तरफ चेंज होते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं? किसकी मदद से? अवर सेंस ऑर्गन की मदद से, ठीक है, जो सेंस ऑर्गन हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ईयर होता है, आई होती है, नोज होती है, टंग होती है, ठीक है, और उसके साथ में हमारी जो स्किन होती है, हम टच करके देखते हैं, उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। हम स्मेल से बता सकते हैं कि ये फूड तो खराब हो गया, इसमें स्मेल आ रही, ठीक है, टच करते कि तो वो सॉफ्ट हो गया, ये गर्म करने के बाद इस तरह से हो गया, सुनते हैं, ठीक है, वही बात इसके अंदर, तो इसमें चेंजेस इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। तो कैन वी अरेंज दीज चेंजेस इनटू कैटेगरीज, तो क्या हम इन चेंज को एक कैटेगरी में अरेंज कर सकते हैं क्या? ठीक है, कैटेगरी यानी कि किस कैटेगरी के अंदर आज जो ये चेंजेज हमने किया है, फिजिकल या केमिकल या और भी जो चेंजेज है इसके अंदर। तो ये टेबल और जो क्वेश्चन है बॉक्स के अंदर दिए हुए, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हम फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे इसके जो आंसर, ठीक है, जब तक आप खुद भी ट्राई करना अपनी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि साइंस के अंदर जो आप क्वेश्चन के जो आंसर बनाते हो तो वहां पर इंग्लिश के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब वगैरह की जरूरत नहीं रहती, आपको जिस लैंग्वेज के अंदर आता है इंग्लिश के अंदर जैसा बना सकते हो वैसा बनाओ, बस जो आपके सामने जो चेक करने वाला एग्जामिनर है उसको समझ में आना चाहिए आप कहना क्या चाह रहे हो क्या नहीं, ठीक है, उसके अंदर, तो वहां पे आपके उसके अकॉर्डिंग भी आपको जो क्वेश्चन के जो आंसर दोगे तो आंसर में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जैसे हेल्पिंग वर्ब के मार्क कट जाते हैं ऐसे कुछ नहीं होगा, बस जो मेन मेन जो है आपको बताना है, ट्राई करना है। नेक्स्ट आता है 5.1, इस सब्सटेंसेस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन द सेम, कि एक सब्सटेंस के अंदर जो चेंज होता है, ठीक है, किसमें से? अपीयरेंस, यानी कि जो उसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह है, सॉरी प्रॉपर्टीज नहीं बोलेंगे, अपीयरेंस मीन्स, अपीयर्स मीन्स होता है दिखावट, ठीक है, यानी कि दिखावटी, यानी कि जैसे उसकी शेप साइज इस तरह से उसमें चेंजमेंट कर दे, कि है वही चीज सब्सटेंस लेकिन उसकी जो दिखावट उसकी बनावट है वो हमने चेंज कर दी, लेकिन वो कैसा रहता है? सेम ही रहता है फिर भी, ठीक है, प्रॉपर्टी होता है गुणधर्म, यानी कि उसका गुण ही चेंज हो जाए, वहां पे उसका जो स्मेल चेंज हो जाए, प्रॉपर्टी उसके जो साइज वगैरह सब कुछ उसके अंदर चेंज हो जाए, वो हम प्रॉपर्टीज बोलेंगे, एक तरह से उसका जो कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो यहाँ पर आपकी जो एक्टिविटी के अंदर बता रखी है 5.2, लेट अस क्रिएट, चलो क्रिएट करते हैं, डिस्कस और डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ए है इसके अंदर, क्रिएट सम ऑब्जेक्ट विद पेपर, पेपर के साथ कुछ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। तो यहाँ पर देखो जो पेपर है, पेपर को अलग अलग शेप के अंदर जो ढाल दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग शेप दे दी गई फोल्ड करके, लेकिन अगर आप इनको अब अनफोल्ड करोगे तो आप इसको फिर से दोबारा जो आपने पेपर लिया था सेम पेपर आप इसका बना सकते हो, तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि आप इसको रिवर्सिबल कर सकते हो, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंजेस बोलेंगे। तो टेक ए फ्यू शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड देम टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, डू यू गेट द सेम पेपर बैक व्हेन यू अनफोल्ड दिस ऑब्जेक्ट, कि कुछ जो सीट लीजिए पेपर की और उसको फोल्ड करके क्रिएट करें नए ऑब्जेक्ट, नए ऑब्जेक्ट बना दीजिए, जैसे कि यहाँ पे कोई भी बर्ड्स, एनिमल्स, बटरफ्लाई जो भी है उसकी शेप दे दी गई। अब इस पेपर को आप अनफोल्ड करोगे तो क्या आप इसको दोबारा से सेम जैसा आपने पेपर लिया था वैसा बना सकते हो? तो वो हम बना सकते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हम बोलेंगे यस, इसके अंदर हम इसको दोबारा से जैसा हमारा पेपर था वैसा ही हम इसको कर सकते हैं।
प्लेइंग विद ए बलून, अब चलो बलून के साथ करते हैं, जो बलून के साथ खेलते हो तो यहाँ पर बता रखा है आपको एक बलून लेना है और फिर उसको फुलाना है, ठीक है। फुलाने के बाद उसको छोड़ देना है, यानी उसमें जो हवा निकाल देनी है। तो क्या दोबारा से जैसा आपने बलून लिया था वैसा ही वो बन गया, तो वो यस हो जाएगा ऐसा ही, ठीक है। अब आपको टेक अनदर बलून, दूसरा बलून लेना है और दूसरा बलून लेकर उसको फुला के उसकी जो ग्रिप है और द ओपनिंग टाइटली, उसको जो आपने ओपन जो उसमें हवा भरी थी उस टाइटली पकड़ कर उसके अंदर क्या करना है, प्रिक इट विद ए पिन, और उसके अंदर एक पिन डाल देनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो फूट जाएगा, आप पिन पिंच करोगे उसके अंदर, उसमें डालोगे वहां पे, ठीक है, इसके अंदर। तो टेक ए बलून एंड इन्फ्लेट इट एंड नाउ लूजन योर ग्रिप एंड लेट अस एयर escape आउट, डू यू गेट अन inflated balloon back, or take another balloon, inflate it and grip the opening tight, now prick it with a pin। काजन सावधानी क्या दे रखी है कि बी केयरफुल भाई यूजिंग ए पिन, जब पिन का यूज करते हो तो केयरफुल आपको रहना है, ठीक है, क्योंकि जो बलून क्या होगा वहां पे फटेगा एकदम से। तो व्हाट हैपन्स, क्या होता है, विल यू बी एबल टू गेट द इनफ्लेटेड जो इनफ्लेटेड जो बलून है, क्या वो वापस आपको मिलता है जब आपने ऐसा किया तो। नेक्स्ट है सी, क्रसिंग ए पीस ऑफ चाक, चाक जो है चाक के टुकड़े, आप जो आपने उसको क्रश कर दिया, तो क्रश ए स्मॉल पीस ऑफ चाक इनटू पाउडर, आपको चाक के कुछ पीस है, ठीक है, उसको क्रश कर लेना है और उसका पाउडर बना लेना है। कैन यू गेट द चाक पीस बैक फ्रॉम द पाउडर, क्या आप चाक के पीस को दोबारा, ये जो पाउडर आपने बनाया है क्या आप उसको दोबारा से चाक पीस बना सकते हो पाउडर का। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द चेंज लिस्ट ए बी एंड सी, during all these changes materials such as paper and rubber sheet of the balloon and the chalk remains the same, thought their appearance, shape or size may have changed. You may also recall from the grade 6 science textbook curiosity that water can exist in different states, solid, liquid and gas, and can चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपने जो जो सिमिलरिटी देखी ए बी सी के अंदर, तो क्या सिमिलरिटी है, तो इसके दौरान आप देखते हो कि इन सभी में क्या होता है, चेंजेस होता है, परिवर्तन तो होता है मटेरियल के अंदर, लेकिन कहाँ हो रहा है, जैसे पेपर है, ठीक है, रबर शीट और जो बलून है और उसके साथ ही चेयर चाक है, चौक के अंदर, सभी में क्या है, सेम ही है। यहाँ पर तो आप देखोगे तो केवल यहाँ पे शेप और साइज में जो चेंजमेंट हो रहा है, जैसे बलून के अंदर क्या है, जो उसमें साइज बड़ा हो गया, ठीक है, आप फुलाते हो तो पेपर में उसकी शेप चेंज हो गई। उसी तरह से चाक है, चाक पाउडर में हो गया तो यहाँ पे पीसेस टुकड़े हो गए, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर भी इसमें जो शेप साइज के अंदर चेंज हो गया। तो इसी तरह से आपने क्यूरियोसिटी जो 6th क्लास में जो पढ़ा था साइंस में, तो वहां पर आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस जो 3 फॉर्म जो पढ़ी थी स्टेट की, स्टेट थी जो मैटर की इसके अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग बता रहा है यहाँ पे कि in all these cases, although we observe a change in the appearance, no new substance is formed. Such change in which only physical properties like shape, size, and state of substance changes called physical changes। ठीक है, इनकी जो सब्सटेंस के अंदर, इनके सभी केस में देखा कि जो हमने ऑब्जर्व किया जितने भी जो सब्सटेंस थे तो उसकी बनावट के अंदर चेंज आया था, ठीक है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना, याद रखना, नो न्यू सब्सटेंस, ठीक है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, केवल बनावट में चेंज आया था। तो सच चेंज, ऐसा चेंज जहां पर केवल फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, शेप, साइज और जो स्टेट होती है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है, इसके अंदर जो चेंज आए वो क्या कहलाता है, फिजिकल चेंजेस कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये आपकी डेफिनेशन भी बनती है फिजिकल चेंजेज की, कि फिजिकल चेंज क्या होता है। लेट अस एक्सप्लोर ए डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज, तो चलो अब हम आगे यहाँ पर अब अलग प्रकार का जो चेंज है उसके बारे में जाने। तो ये हमने फर्स्ट फिजिकल चेंज के बारे में जान चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज के अंदर। ठीक है, केमिकल चेंज में क्या होगा, न्यू सब्सटेंस बनेगा, यहाँ पे नो न्यू सब्सटेंस था, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था। ए सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस एंड नॉट रिमेन द सेम, ठीक है, यानी कि जो सब्सटेंस की जो अपीयरेंस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो पहले जैसा वो नहीं होगा, ठीक है, वहां पर क्या था, रिमेन सेम था, यहाँ पे नॉट रिमेन सेम। एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर कि लेट अस एक्सप्लोर, टेक 2 ग्लास थम्बलर और स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल, मार्क ए एंड बी, आपको यहाँ पर 2 ग्लास थम्बलर लेने हैं या जो स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल ले लेनी है और उस पर मार्क कर लेना है ए और बी। अब आपको फिल कर लेना है 1/4 भाग को, ग्लास थम्बलर को ए को विद टैप वाटर से, और 1/4 ग्लास थम्बलर बी को आपको फिल करना है लाइम वाटर से। ठीक है, ध्यान रखना, एक को आपको टैप वाटर से फिल करना है और दूसरे को आपको लाइम वाटर से फिल करना है। नाउ ब्लो एयर, अब आपको इसमें फूंक मारनी है, ठीक है,
इनटू ईच ग्लास थम्बलर, प्रत्येक ग्लास थम्बलर के अंदर, वन एट ए टाइम यूजिंग सेपरेट स्ट्रो एंड ऑब्जर्व दम। अलग अलग जो स्ट्रो का यूज करके, जिस तरह से डायग्राम में दिखा रखा है इस तरह से आपको दो स्ट्रो लेनी है, ए में फूंक मारनी है और बी में फूंक मारनी है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। स्ट्रो दिखा रखी है कंटेनिंग टैप वाटर, इसके अंदर टैप वाटर है जो ग्लास थम्बलर है यहाँ पर। ठीक है ये, और इसमें बी वाले में क्या है, कंटेनिंग लाइम वाटर, और दोनों में आपको क्या करना है, फूंक मारनी है। डू यू नोटिस एनी चेंज, क्या यहाँ पर आप कोई चेंज देखते हो? इन ग्लास ए, जो ग्लास ए है, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या किया था, टैप वाटर फिल किया था। ब्लोइंग एयर इनटू वाटर क्रिएट बबल्स ओनली, तो यहाँ पर क्या होता है, केवल बबल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, बबल्स बनते हैं। देर इज नो चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द वाटर, यहाँ पर वाटर के अंदर कोई भी अपीयरेंस में चेंजमेंट नहीं आता। इन थम्बलर बी, और जो बी वाला है उसमें ब्लोइंग एयर इनटू लाइम वाटर क्रिएट बबल्स, तो इसके अंदर भी जो बबल्स बनते हैं एंड टर्न द लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, या और क्लाउडी। तो इसके अंदर जो लाइम वाटर है वो किस में चेंज हो जाता है, मिल्की में चेंज होता है, यानी कि मिल्क का जो कलर होता है क्लाउडी कलर, उस तरह से मिल्की जो वाटर बन जाता है ये। और साथ में बबल्स भी बनते हैं, लेकिन जो ए वाला था इसके अंदर क्या बनते हैं, केवल बबल्स बनते हैं। इफ वी लीव इट फॉर सम टाइम, अगर हम इसको कुछ समय के लिए छोड़ दे तो व्हाइट सब्सटेंस सेटल द बॉटम, जो व्हाइट जो सब्सटेंस है वो बॉटम के अंदर बैठ जाएंगे ग्लास में, और इंडिकेटिंग समटाइम न्यू हैज फॉर्म, और उसके साथ ही कुछ और नया बनेगा। इंडिकेटेड आपको बनता हुआ यानी कि दर्शाता है, कुछ नया बनता हुआ दर्शाता है। सच चेंज, इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है, इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, कॉल्ड केमिकल चेंजेस। ठीक है, यानी कि एक और एक से ज्यादा जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं जिस परिवर्तन के अंदर, वो क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। और न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, और जो नए सब्सटेंस जिस प्रोसेस के द्वारा बनते हैं वो क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रिएक्शन मीन्स होता है अभिक्रिया। इन दिस केस, यानी कि इस प्रक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस है जो फ्रॉम एन एयर you breathe out exhale react with lime water and form a new white color substance यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस था वो क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था। दैट इज इनसोलुबल इन वाटर, कि जो वाटर के अंदर सोलुबल नहीं होता, यानी कि घुलनशील नहीं है, अघुलनशील है। क्योंकि जो बी वाला जो ग्लास था जिसमें लाइम वाटर था, तो उसके अंदर आप फूक मारते हो तो आप जो गैस छोड़ते हो, जो फूक मारने के बाद जो हम ब्रीथिंग करते हैं, जो गैस निकलती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फूक मारने पर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकल के उसके अंदर जाती है लाइम वाटर के अंदर, तो लाइम वाटर में जो व्हाइट कलर जो सब्सटेंस बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या है वाटर के अंदर इनसोलुबल है। देयरफॉर द लिक्विड इन द बोतल अपीयर्स मिल्की, इसलिए जो लिक्विड है, जो बोतल का लिक्विड यानी कि जो पानी था वो क्या होता है, मिल्की हो जाता है। अलोंग विद दिस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज आल्सो फॉर्म, दिस फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस इंडिकेट ए केमिकल चेंज, और दिस केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट फॉर्म ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि ये क्या थे, केमिकल चेंज को दर्शाता है। और जो ये केमिकल रिएक्शन है जो इन्वॉल्व होती है इस चेंज के दौरान, जो रिप्रेजेंटेड करती है केमिकल इक्वेशन द्वारा। ठीक है, जिसको हम केमिकल इक्वेशन द्वारा इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखो केमिकल रिएक्शन जो हुई थी इसके अंदर, तो किस तरह से इक्वेशन के द्वारा शो कर रखी है, ये बोलते हैं इसको हम केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर का नाम है। ठीक है, लाइम वाटर को जो केमिकल जो फॉर्मूला है इसके अंदर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नेम हो गया। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो CO2 जो गैस थी, ये दोनों जब ऐड हुए मिले तो यहाँ पर क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या है, वाटर, जो क्या है, इनसोलुबल है सब्सटेंस। ठीक है, इसके अंदर तो ये केमिकल इक्वेशन हो गई यहाँ पर। तो टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्क इज ऑल्सो यूज एज ए टेस्ट for carbon dioxide. Let us explore this with another activity using some substances from our kitchen. तो इसी तरह से जो लाइम वाटर को टर्न कर सकते हैं हम मिल्की वाटर के अंदर बना सकते हैं, किसका प्रयोग करके, टेस्ट फॉर कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके, यानी कि हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कह रहा है कि जो मिल्की पाउडर है यानी कि जो मिल्की वाटर है, ठीक है, वो मिल्की पाउडर वाटर जो बनाया है यहाँ पर, तो हम कर सकते हैं कि हमें लाइम वाटर लेना है, और लाइम वाटर के साथ में जैसे दिखा रखा है यहाँ पे लाइम वाटर लिया, और इसमें जो हमने क्या किया, CO2 जो गैस है
वो यानी कि हमने इसके अंदर फूंक मारेंगे तो CO2 गैस आएगी और उसके साथ में हमें क्या बन जाएगा यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जो मिल्की यहाँ पर जो वाटर बनेगा, ठीक है, जो इनसोल्युबल है वाटर के अंदर। तो ये सब हम कर सकते हैं और इसके साथ ही दूसरी एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं जो हमारे किचन के अंदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उसके द्वारा। नेक्स्ट आती है एक्टिविटी 5.4 लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट। तो टेक ए टी स्पून फुल ऑफ विनेगर, विनेगर मीन्स होता है सिरका, और लेमन जूस या फिर लेमन जूस से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, आपको 1 टीस्पून विनेगर या फिर लेमन जूस लेनी टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इसमें एक पिंच आपको यानी कि पिंच मीन्स होता है चुटकी बेकिंग सोडा डाल देना है, ठीक है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो इसका केमिकल फॉर्मूला है। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये होता है, ठीक है। आपको ये नाम पता होना चाहिए, इसमें आपके MCQ 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपके ये पूछ ले कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे बेकिंग सोडा, या फिर आपसे पूछ ले बेकिंग सोडा का केमिकल जो नेम है वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है। तो डू यू ऑब्जर्व, वट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो जब आप इसके अंदर जो एक चुटकी बेकिंग सोडा की डालते हो, तो यू वुड हियर ए फिजिंग बबल, तो आपको एक बबल उठने की जो फिजिंग से आप आवाज सुनाई देगी साउंड, एंड सी द गैस बबल्स फॉर्म्स, और साथ में ही जो गैस भी जो बबल्स के साथ में फॉर्म में बाहर आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे आप देखते हो कोई भी आप ड्रिंक वगैरह लेते हो, यानी कि कोका कोला जो पेप्सी वगैरह आप लेके आते हो, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह गर्मियों में, ठीक है, सोडा वाली, तो उसके अंदर आप देखते हो बोतल के अंदर ओपन करते ही आप थोड़ा सा उसके अंदर सोल्ट डालते हो, तो वहां पे ओपन करते हो तो आपको सिप से आवाज सुनाई देती है, ठीक है। और जो सोडा उसमें जो आप डालते हो सोल्ट वगैरह ऐड करते हो, तो उसमें साथ में बोतल के अंदर इस तरह से बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं व्हाइट व्हाइट कलर के, और जो साउंड भी आपको सुनाई देती है, ठीक है। उसी तरह से ये एक्सपेरिमेंट है, तो वो भी आपका क्या है, एक केमिकल एक्सपेरिमेंट है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो। आगे, पास दिस गैस थ्रो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर कैप्ड इन अनदर टेस्ट ट्यूब शो इन फिगर 5.3a। अब आपको पास करनी है ये वाली गैस थ्रो किसमें, जो फ्रेशी जो आपने लाइम वाटर लिया है जो अनदर टेस्ट ट्यूब के अंदर, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर जिस दिखा रखा है यहाँ पे आपको लाइम वाटर लेना है, और एक टेस्ट ट्यूब में हमने भी क्या लिया था, विनेगर और जो बेकिंग सोडा लिया था, तो इसके अंदर हमने एक जो चुटकी है पिंच है क्या डाली बेकिंग सोडा की इसके अंदर ऐड की। ऐड करने के बाद हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जिसमें लाइम वाटर था यहाँ पर, इसमें कनेक्ट करके जो यहाँ पे जो बबल्स गैस वगैरह बनती है वो इसके अंदर हमें पास करना है। लाइम वाटर टर्न मिल्क, जो लाइम वाटर है वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। व्हाट डू यू इनफर, यानी कि ये क्या दर्शाता है तुम्हें, अबाउट द गैस फॉर्म बाई मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा के बारे में। दिस इंडिकेट दैट गैस फॉर्म इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कौन सी गैस बन रही है, CO2, ठीक है, इससे ये पता चलता है। तो ये आपके एक्टिविटी में से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर यहाँ पे, कि जो एक्टिविटी में विनेगर सोडा और बेकिंग सोडा को लाइम वाटर के अंदर डालते हैं, तो यहाँ पे जो गैस बनती है तो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। या फिर जो विनेगर के अंदर अगर बेकिंग सोडा डालते हैं तो कौन सी गैस बनती है, तब यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे लाइम वाटर का दिखा रखा है कि जो आप इसको पास करते हो लाइम वाटर, तो लाइम वाटर आपको कैसा दिखाई देगा, मिल्की दिखाई देगा, ठीक है। जो मिल्की यानी कि आपको कलर उसका जो दिखाई दे रहा है क्लाउडी जैसे भी पीछे करके आए, तो इससे पता चलता है इसके अंदर CO2 गैस है, ठीक है। तो इंडिकेट करने के लिए बता रखा है कि इसके अंदर CO2 है, क्योंकि जो लाइम वाटर है वो क्या हो गया, मिल्की हो गया। This activity can also be performed using two small used bottle instead of test tube and flexible straw as shown in figure 5.3b। तो ये एक्टिविटी आप दो स्मॉल बोतल के अंदर परफॉर्म कर सकते हो प्लास्टिक वाली में, अगर टेस्ट ट्यूब वगैरह नहीं है तो इसके अंदर जैसे कि दिखा रखी, ठीक है। और एक फ्लेक्सिबल जो आपको स्ट्रॉ लेनी है उसको इस तरह से कर देना है, तो यहाँ से भी इसके अंदर जो ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ये मिल्की जो कलर इसके अंदर जो शो कर रहा है से जिसमें लाइम वाटर वाला है। सिंस ए न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन, तो इस रिएक्शन के अंदर जो नया सब्सटेंस है वो क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक नया सब्सटेंस बना है, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज अकर्स हैज वेल इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, कि यहाँ पर जो केमिकल चेंज हुआ है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, उससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में अदर जो सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये इसकी जो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, इसका जो EX इक्वेशन हम लिख सकते हैं यहाँ।
आपकी जो एमसीक्यू है या फिर वन मार्क्स क्वेश्चन के अंदर इस तरह से आपकी जो इक्वेशन जो रिएक्शन जो बना के दे रखी विनेगर, ये भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से दे देगा विनेगर प्लस बेकिंग सोडा और एरो के बाद यहाँ पर आपको डैश दे सकता है और फिर लिख देंगे अदर सब्सटेंस। तो डैश में आपको बताना है कि यहाँ पर है कौन सा सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है। Repeat the above activity using baking soda and water. Do you observe any bubble formation? Is this a physical or a chemical change? तो यहाँ पर जो एक्टिविटी आपको रिपीट करनी है बेकिंग सोडा और वाटर के साथ में, और फिर आपको देखना है कि क्या यहाँ पर भी जो बबल्स है वो बन रहे हैं और फिर ये फिजिकल है या फिर एक केमिकल चेंज है, ठीक है। आपको इस तरह से बताना है। जैसे यहाँ पे विनेगर के साथ रिपीट की, विनेगर के साथ बेकिंग सोडा की एक्टिविटी कर रखी थी, आपको जो वाटर के साथ करके देखनी है। नेक्स्ट है सम अदर प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज। कुछ अदर जो प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होता है किसमें, केमिकल चेंज में, केमिकल जिसमें चेंज होता है। फर्स्ट जैसे रस्टिंग यानी कि जंग लगना, लोहे पे आप देखते हो जंग लग जाता है, ठीक है, आयरन के ऊपर, तो वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। कंबसन यानी कि जलना, दहन होना, तो कंबसन होना किसी भी सब्सटेंस का, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। इन द रस्टिंग ऑफ आयरन which you studies in the chapter the word of metals and non-metal, a new brown colored substance called rust is formed. Thus, rusting also a chemical change because it involves the formation of a new substance is iron oxide. कि जो आयरन के ऊपर रस्ट लगता है, जंग लग जाता है, तो आपने पढ़ा है चैप्टर के अंदर जो मेटल है, वर्ड ऑफ मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में, जो पीछे हमारा चैप्टर गया, तो उसके अंदर आपने देखा कि जो ब्राउनिश कलर सब्सटेंस आ जाता है वो क्या कहलाता है, रस्ट कहलाता है, ठीक है, जंग कहलाता है। जो लोहे के ऊपर ब्राउनिश कलर जो सब्सटेंसेस लग जाता है वो रस्ट कहलाता है। अब जो रस्ट है यानी कि जो रस्टिंग है, जो जंग इसके अंदर जो लगा है, वो क्या है, एक केमिकल चेंज है, ठीक है, इनकी रासायनिक परिवर्तन है। और जो रासायनिक परिवर्तन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या बना है, एक जो ब्राउन कलर यानी कि जो ब्राउन कलर की जो न्यू सब्सटेंस बना है, रस्ट बनाई, तो क्या हो गया, एक न्यू सब्सटेंसेज हो गया, और जो न्यू सब्सटेंस यानी कि आयरन ऑक्साइड, तो इसलिए क्या है, केमिकल चेंजेज हो गया। नेक्स्ट है कंबसन। कंबसन के अंदर लेट अस रिकॉल द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। आपको याद होगा जो मैग्नीशियम रिबन वाला, ठीक है, जो बर्न किया था, जलाया था, चैप्टर के अंदर जो पीछे हमने पढ़ा था वर्ड ऑफ मेटल और नॉन मेटल के अंदर। तो कैन यू प्रिडिक्ट इफ दिस इज फिजिकल और एक केमिकल चेंज, तो क्या आप बता सकते हो फिजिकल है या केमिकल चेंज। तो यहाँ पर ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर भी एक नया सब्सटेंस बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ऑल्सो इन्वॉल्व ए केमिकल चेंज। तो when magnesium ribbon burn, a new substance, magnesium oxide, is formed. So the burning of magnesium ribbon also involve a chemical change. We observe that heat and light are also produced along with the formation of new substance in this reaction. तो यहाँ पर जो heat है और साथ में जो लाइट बनती है, लाइट प्रोड्यूस होती है जब जलाते हैं सब्सटेंस को, तो वो भी क्या है कि न्यू सब्सटेंस इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है वो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैग्नीशियम, ठीक है, जो रिबन है वो किसका था, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, यानी कि एयर की प्रेजेंस में जलाएंगे, तो एयर के अंदर क्या, एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। कोई भी सब्सटेंस जब भी जलता है जब उसको जो ऑक्सीजन मिलती है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो सब्सटेंस जो नहीं जलता। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो मैग्नीशियम को जलाया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और साथ में जो हीट हुई और हीट के साथ में वो लाइट भी प्रोड्यूस करता है। तो केमिकल चेंज इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड द कंबसन। देखिए केमिकल जो रिएक्शन होती है तो उसके अंदर कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, तो प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, हीट एंड लाइट, तो वही क्या कहलाता है, कंबसन कहलाता है। कोई भी सब्सटेंस आप जला लो, कागज जलाओगे तो वहां पर भी आपको हीट प्रोड्यूस होगी और साथ में लाइट, ठीक है, तो वो भी क्या है, कंबसन। सब substances that undergo combustion reaction called combustible substances. For example, wood, paper, cotton, kerosene, etc. are combustible substances. यानी कि जो सब्सटेंस जिसको हम, जिसके साथ हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, combustible substances कहलाती है। यानी कि जिस चीज को हम जलाते हैं वो combustible substances कहलाएगी। जैसे वुड है, लकड़ी को आप जलाओगे, पेपर को जलाया, कॉटन है, कैरोसिन, ये सभी क्या है, combustible substance है, इसको हम combustible substance बोलते हैं। Let us find out whether द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कंबेशन। तो यहाँ पर हमने क्या पता किया है कि जो कंबेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन ही एसेंशियल है, आवश्यक है कंबेशन करने के लिए। किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, और बुझाने के लिए क्या है, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्टिविटी आती है नेक्स्ट हमारी 5.5। इसके अंदर बता रखा है कि प्लेस टू आइडेंटिकल कैंडल
ऑन टू सेपरेट पेट्री डिस्क एंड लाइट दैम। आपको यहाँ पर दो आइडेंटिकल जो कैंडल्स लेनी है, ठीक, और दोनों को अलग अलग जो पेट्री डिस्क के अंदर रखनी है और उसके साथ ही इसको एंड लाइट दैम, और फिर इसको जो जलाना है। कवर वन ऑफ दीज विद ए ग्लास थम्बलर। अब आप इसको ग्लास थम्बलर से कवर दे कर देना है, ढक देना है, जैसा कि फिगर के अंदर दिखा रखा है। वट हैपन ऑफ द कैंडल फ्लेम इन द टू केस। दोनों केस के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, तो देखो जो आपने ढक दी यहाँ पर, इसमें क्या होगा, एक जो जल रही है अभी और दूसरी बुझ जाती, तो बुझ गई, तो इस मतलब यहाँ पर जो है इसमें एयर नहीं है। एयर नहीं है तो यहाँ पर क्या है, CO2 है, यानी कि ऑक्सीजन इसको यहाँ पर नहीं मिली। ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं मिली तो इसके कारण ये क्या हो गई, यहाँ पर बुझ गई है, क्योंकि ऑक्सीजन असेंशियल है कंबशन करने के लिए भी किसी भी सब्सटेंस को। तो we observed that the candle that was not covered continued to burn, whether the candle that was covered with the glass tumbler stopped burning after some time. Why does this happen? और तो जो नहीं कवर की थी वो क्या है, अब भी जल रही है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल रही है, और जिसको कवर किया था वो बुझ गई, बंद हो गई जलना, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट डज दिस हैपन, यहाँ पर क्या हुआ। तो since the candle covered by the glass tumbler does not have a continuous suddenly of air, the flame get extinguished soon. The component of air that support combustion is oxygen. This can be confirmed that by the presence of carbon dioxide in the glass tumbler inverted on the candle. How can you test the presence of carbon dioxide gas? You can test the carbon dioxide gas by adding a small amount of lime water in the petri dish. You will notice that it turns milky. The carbon dioxide was formed by the carbon with the wax and oxygen from the air. In the other word, oxygen is required for combustion. तो यहाँ पर वही बात बता रहा है कि ऑक्सीजन असेंशियल है किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जब उसको मिलती है तो बुझ जाती है, यानी कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। तो हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर जो ग्लास को जो ढक दिया तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कह रहा है पेट्री डिस्क के अंदर यहाँ पर आपने जो रखी है कैंडल, तो कुछ अमाउंट के अंदर आपको यहाँ पर क्या डालना है, जो पानी भी, लाइम वाटर आपको यहाँ पर रख देना है पेट्री डिस्क के अंदर। तो जब वो थम्बलर उसके अंदर ग्लास है जो उसको उल्टा करके रखोगे तो बुझ जाएगी, तो जो वो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। और हम पीछे पढ़ के आए एक्सपेरिमेंट जो में कि मिल्की हो गया, इस मतलब इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर जो प्रेजेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बनती है किससे, फ्रॉम द वैक्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर से। तो हम कह सकते हैं कि कंबशन के लिए यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन जरूरी है। ठीक है, साइंस एंड सोसाइटी। इफ ए पर्सन क्लोथ कैच फायर, कि साइंस और सोसाइटी के अंदर, या कि विज्ञान और समाज क्या कहता है कि यदि एक पर्सन है जो कम कपड़े उसके आंच पकड़ लेते हैं, तो व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ एक्सटिंग्विश द फायर, कि आग को बुझाने का जो सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो wrap a blanket or cloth around the person, और दिस कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड द फायर गैस एक्सटाइज, कि यहाँ पर जो हमें क्या कर देना चाहिए, जो उसके कपड़े के चारों, तो जो पर्सन पे जो आग लगी हो उसको ढक देना है, रैप कर देना है, किससे, ब्लैंकेट से। ठीक है, और दूसरा कि हमें जो सप्लाई है एयर की वो कट कर देनी है, जहां से आग लगी तो वहां पर एयर नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि अगर एयर आ रही है तो आग जलती रहेगी, जो एयर ही नहीं आएगी तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग बुझ जाएगी। काजल सावधानी क्या है, सिंथेटिक ब्लैंकेट और क्लॉथ शुड नेवर बी यूज टू पुट आउट ए फायर, दीज कैन मेल्ट एंड स्टिक टू द स्किन। कि जो सिंथेटिक जो ब्लैंकेट है वो हमें यूज नहीं करनी चाहिए, और ना ही क्लॉथ। ठीक है, आग को, आग से उसको दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो मेल्ट हो जाते हैं और फिर स्किन पे चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है फैस्टिनेटिंग फैक्ट, कि नेचर वंडर, कि प्रकृति का जो आश्चर्य। यू माइट हैव सीन सम इंसेक्ट इमिटिंग लाइट ए गार्डन और फील्ड ए लेट इवनिंग। आपने जो कुछ इंसेक्ट देखे होंगे गार्डन के अंदर या कोई जो फील्ड के क्षेत्र के अंदर लेट इवनिंग में, यानी कि ज्यादा देर तक, शाम तक, यानी कि रात को। तो दीज इंसेक्ट आर कॉल्ड फायर फ्लाइज। जो ये इंसेक्ट होते हैं ये क्या कहलाते हैं, फायर फ्लाइज कहलाते हैं। फायर फ्लाइज मीन्स जिसको आप जुगनू बोलते हो, जो आप कहते हो कि उड़ता है, रात को दिखाई देता है जैसे कि लाइट चस रही हो, इस तरह से। एंड देयर लाइट इज प्रोड्यूस बाय ए केमिकल चेंज, और इनकी जो लाइट होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, केमिकल चेंज के कारण होती है। ठीक है, जिनमें लाइट प्रोड्यूस होती है, जुगनू जब
उड़ते हैं तो इसमें लाइट प्रोड्यूस होता है। आप देखते हो जैसे कुछ जल रहा हो टॉर्च की तरह, इसमें आपको जलता दिखाई देगा, तो ये केमिकल चेंज होता है इनके अंदर, ठीक, केमिकल चेंज के कारण इसमें जो लाइट प्रोड्यूस होती है। दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोटेक्शन इज लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द बायोल्यूमिनेंसिस। यानी कि विदाउट हीट, बगैर हीट के जो लाइट प्रोडक्शन होती है इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी कि सजीव जीवों के अंदर, वो क्या कहलाती है, बायोल्यूमिनेसिस कहलाती है। इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ फॉर कंबेशन। क्या कंबेशन के लिए हवा ही काफी है? तो वी लर्न अबाउट द कंबेशन सब्सटेंसेस एंड ऑक्सीजन आर नेसेसरी फॉर कंबेशन। We also know that paper is a combustible substance, but we can keep it in the air for any length of time without it catching fire. What else is needed to start combustion? Let us learn about this. कि हमने पढ़ा है कि कंबस्टेबल सब्सटेंसेस और ऑक्सीजन ये दोनों जरूरी है किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए, कंबस्शन करने के लिए। तो क्या हम जानते हैं कि अगर एक पेपर ले, पेपर क्या है, एक कंबस्टेबल सब्सटेंस है, लेकिन अगर इसको हम हवा में बाहर रख दे कुछ लंबे समय के लिए बगैर आंच लगाए, तो क्या ये कंबस्शन होना स्टार्ट होगा, इनकी जलना स्टार्ट होगा? तो चलो इसके बारे में हम जानते हैं, पता करते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है जो आपको लेंस के द्वारा बता रखा है, जो कागज जला के आपने भी एक्टिविटी की होगी। अगर नहीं की होगी तो आपने इस एक्टिविटी के बारे में सुना भी होगा, किस तरह से एक पेपर के ऊपर अगर आप जो ग्लास को है इस तरह से मैग्नीफाई जो ग्लास होता है उसको रखते हो तो सनलाइट के द्वारा वहां पे किस तरह से वो धीरे धीरे बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। होल्ड ए पीस ऑफ पेपर विद ए पेयर ऑफ टंग and bring a lighted matchstick to it. It quickly catch fire. Do we say that need a fire to start the burning process? कि एक पेपर को पकड़ो, पेयर ऑफ टंग यानी कि टंग मीन्स होता है चिमटा, ठीक है, जो चिमटी होती है उससे, और इसको लाइट मैच स्टिक से यानी कि माचिस से इसे जलाओ तो आप देखोगे जल्दी से आंच पकड़ लेता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ये जो जलने का क्या है, जो फायर है वो क्या है, जलने का एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है, कंबेशन को स्टार्ट करते हैं तो आंच के द्वारा। तो टेक अनदर पीस, आप पेपर का दूसरा पीस लो, यूजिंग ए मैग्नीफाई ग्लास, यहाँ पर हम मैग्नीफाई ग्लास का प्रयोग करेंगे। फोकस द सनरेज, सनरेज को फोकस करना है टू द स्मॉलेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑन द पेपर, कि पेपर के ऊपर जो स्मॉलेस्ट और ब्राइटनेस स्पॉट्स पे, जैसा कि फिगर 5.7 में दिखा रखा है। एंड होल्ड इट देयर फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए इसको पकड़ के रखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? कि वी ऑब्जर्व, हम देखेंगे, अवलोकन करेंगे कि दैट द पेपर स्टार्ट टू इमिट स्मोक, कि पेपर है वो स्टार्ट हो गया इमिट स्मोक, यानी कि कुछ हल्का सा उसके अंदर जो धुआं निकल रहा है, कहाँ से, जहां से जो इमिटेड हो रही है, ठीक है, यानी कि जो सर्कल सा जो स्पॉट जो हमने यहाँ पर जो बनाया था इसके अंदर, ये यहाँ पर ये वाला इसमें, तो यहाँ पे हल्का सा जो स्मोक निकलता है एंड देन कैच फायर, और फिर आंच पकड़ लेता है। दस वी फाइंड दैट इस सब्सटेंस कैन बर्न इवन विदाउट फायर, कि हम कह सकते हैं कि कुछ सब्सटेंस बगैर फायर से भी जो जलते हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस चेंज, हम इसे किस तरह से परिवर्तन को व्याख्या करेंगे? तो क्या बताएंगे इसके अंदर, कैसे जला कि फोकसिंग सनरेज, कि सनरेज को फोकस करना है, ठीक है, ऑन द पेपर हीटेड इट, कि पेपर के ऊपर, जैसे पेपर जो कंटिन्यू हीट होता रहे, कि यहाँ पे जो ग्लास है इसके अंदर जो एक पॉइंट फोकस, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा तो इस पॉइंट के ऊपर फोकस, तो यहीं से स्टार्ट करेगा, क्योंकि सनरेज इसके ऊपर इस पॉइंट पे गिरेगी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से इसके अंदर जो पेपर है ये ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो यही पॉइंट से जलना स्टार्ट होगा। आफ्टर सम टाइम्स द पेपर बिकम सो हॉट, कुछ समय बाद पेपर गर्म हो जाएगा, दैट इज स्टार्ट बर्निंग, और फिर जलना स्टार्ट हो जाएगा। दिस मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्नाइशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, इग्निशन मीन्स होता है प्रज्वलन, यानी कि जो जलना जहाँ पे स्टार्ट होता है उस तापमान पर, ठीक है, जिस तापमान पर जो चीज जलने स्टार्ट होती है। Since the temperature of the lighted matchstick was already higher than the ignition temperature of the paper, it catch fire almost immediately. कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है लाइटिंग का जो मैस्टिक से, वो पहले ही बहुत ज्यादा हाइयर है, ठीक है, मैस्टिक वाज हाइयर, जो मैस्टिक है, मैस्टिक का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, हाइयर है देन द इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर से ऑफ द पेपर, पेपर के।
तो यहाँ पे जो इमिडिएटली यहाँ पे अचानक से यहाँ पे तुरंत ही वो क्या कर लेती है, आँच पकड़ लेती है। तो सो इसलिए वी कैन कंक्लूड दैट फॉर द कंबशन प्रोसेस टू अकर देयर आर थ्री रिक्वायरमेंट, कि यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है कि कंबशन प्रोसेस के लिए तीन रिक्वायरमेंट जरूरी है। क्या है? फर्स्ट है, एक तो कंबिस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम फ्यूल कहते हैं, यानी कि जो सब्सटेंस हमें जलाना है। दूसरा, ऑक्सीजन होनी चाहिए। और तीसरा, हीट होनी चाहिए दैट अलाउ द फ्यूल टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर, कि इतनी हीट होनी चाहिए जो सब्सटेंस को उसके प्रज्वलित तापमान तक पहुंचा सके, ठीक है, जिससे वो जल जाए। तो कैन फिजिकल और केमिकल चेंज अकर्स इन द सेम प्रोसेस, तो क्या फिजिकल और केमिकल जो परिवर्तन है वो दोनों ही एक जैसे प्रोसेस है, ठीक है। आप बताओ, आप अब तक चैप्टर पढ़ते आए तो क्या आपको दोनों सेम लगे? नहीं, दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंस है। तो व्हाट चेंज टेक प्लेस व्हेन ए कैंडल इट लाइट, लेट अस एक्सप्लोर। तो यहाँ पर जो क्या परिवर्तन होता है, लिट मीन्स, ठीक है, यहाँ पर ये लिट है, लिट मीन्स यानी कि लाइट की तरह ही है, जो एक तरह से जैसे दीपक जलता है उस तरह से। तो यहाँ पर क्या परिवर्तन होता है जब एक कैंडल जब जलती है, ठीक है। लिट मीन्स यानी कि हल्की सी जलती है। लेट अस एक्सप्लोर, चलो एक्सप्लोर करते हैं। तो थिंक, पेयर एंड शेयर। जो फिगर 5.9 में दिखा रखा है आपको ये देखना है, उसके साथ एनालाइज करना है कि जो स्टूडेंट है वो आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं कैंडल जब जल रही है उसके ऊपर। तो व्हाट डू यू थिंक, और फिर आप क्या सोचते हो? तो स्टूडेंट कह रहा है कि द वैक्स मेल्ट एंड एवोपरेट, कि वैक्स है यानी कि मोम है वो मेल्ट हो रही है, पिघल रही है, और साथ में एवोपरेट्स भी हो रहा है यहाँ पे, यानी कि वाष्पीकरण भी हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट कहता है, आई थिंक द वैक्स बर्न्स, मुझे लग रहा है कि जो वैक्स है वो जल रहा है और न्यू सब्सटेंस बन रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट कहता है, मे बी द विक ड्राज अप द लिक्विड वैक्स, कि ये भी हो सकता है जो उसकी, इट्स मीन्स यहाँ पर कि जो विक है यानी जो बाती है, ठीक है, जो बात होती है इसके अंदर जो ऊपर की तरफ धागा से निकला होता है, ये विक है इसकी। तो ये कह रहा है कि हो सकता है कि शायद जो विक है वो मोम को अपनी तरफ, जो मोम पिघल रहा है तो जो लिक्विड वैक्स है उसको ड्रॉप कर रही हो ऊपर की तरफ, अपनी तरफ खींच रही हो। नेक्स्ट स्टूडेंट कहता है कि वैक्स मेल्ट, की वैक्स तो मेल्ट हो रहा है, फ्लो भी हो रहा है और सोलिडिफाइज भी हो रहा है इन डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के अंदर, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, आप देख रहे हो। और नेक्स्ट स्टूडेंट कहता है मे बी, यानी कि हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी डिस्कस कर रहे हैं इस तरह से जो बातें कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? आप भी क्या यही बातें सोचते हो? आपका जो क्या कहना है? तो द वैक्स ऑफ द कैंडल मेल्ट, जो वैक्स है कैंडल की वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। इट कैरी अप द विक, और जो विक को, विक है वो इसको क्या कर रही है, कैरी कर रही है ऊपर की तरफ। एंड एवोपरेट ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम, और हीट के कारण, जो फ्लेम जल रही है उसकी हीट के कारण जो है क्या हो रहा है, एवोपरेट भी हो रहा है। उधर वैपोर ऑफ वैक्स बर्न प्रोड्यूस ए फ्लेम, और जो वैपोर वैक्स के वो जो जलते हैं जिसके कारण जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, फ्लेम यानी कि जो ज्वाला। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज सोलिडिफिकेशन, जो मेल्टिंग है वैक्स की वो क्या है, एक सोलिडिफिकेशन है। और एवोपरेशन आर क्या है, एक फिजिकल चेंजेज है। और बर्निंग ऑफ वेपोर ऑन द अदर हैंड द केमिकल चेंज, और जो बर्निंग है वेपोर को वो क्या है, दूसरी तरफ एक केमिकल चेंज है, ठीक है। ये क्या हो गया इसके अंदर, केमिकल चेंज। तो दिस शो दैट द बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो ये यहाँ पर दर्शाता है कि जो बर्निंग है कि जलती हुई एक कैंडल क्या है, फिजिकल और केमिकल दोनों ही चेंजेज है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, जो ये वाला जो टॉपिक है यानी कि जो हमने अभी ये पढ़ा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन अब नहीं तो आपकी हायर क्लास में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि बर्निंग ऑफ ए कैंडल क्या है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है या फिर बोथ है। तो आपको यहाँ पर दोनों बताने हैं, ठीक है, क्योंकि जो वैक्स है वो मेल्ट होता है, और मेल्ट होने के बाद आप देखते हो जो मोमबत्ती खत्म हो जाती है जलने के बाद, तो वैक्स को इकट्ठा करके दोबारा से उसको फिर से इनके पिघले हुए को इकट्ठा करके अगर आप उसमें एक धागा लगा दो तो दोबारा से कैंडल बन जाती है। तो ये तो इसके अंदर जो वैक्स को आप देखोगे तो वहाँ पे फिजिकल चेंज है, लेकिन जब जल रहा है तो जलने पर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वहाँ पे हीट और जो यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जो सब्सटेंस जल रहा है न्यू सब्सटेंस बन रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया कि केमिकल चेंज हो गया। तो बर्निंग ऑफ ए कैंडल ये फिजिकल और केमिकल दोनों ही चेंजेज है, इसमें कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। नो ए साइंटिस्ट, यानी कि साइंटिस्ट के बारे में जानना। The candle you just observed has long been an object of curiosity for several scientists, include Michael Faraday, who made significant contribution to several areas of science. In the
19th century, Faraday delivered a series of lectures called Chemical History of a Chemical. Faraday believed that candle was the perfect object of introduced scientific study. Thought it discussed difference between various physical or chemical process like melting, vaporization and the combustion. कि जो कैंडल के बारे में जो ऑब्जर्व आप जो कर रहे हो बहुत समय से पहले ही जो एक जिज्ञासा थी, तो एक साइंटिस्ट है जो माइकल फराडे, तो उसने भी बहुत सारे जो सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन वगैरह साइंस के एरिया से जो उसने सब कुछ किया, तो उसने जो 19th सेंचुरी के अंदर फराडे ने डिलीवर करी एक सीरीज ऑफ लेक्चर की जिसको केमिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडल कहा जाता है। ठीक है, कैंडल कहा गया, केमिकल हिस्ट्री ऑफ ए कैंडल। तो फराडे ने बिलीव किया कि जो कैंडल है वो एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इंट्रोड्यूस करने के लिए साइंटिफिक स्टडी में किसके द्वारा, फिजिकल और केमिकल के द्वारा। तो यहाँ पर हम अलग अलग डिस्कस कर सकते हैं कैंडल्स के द्वारा, जिसमें फिजिकल चेंजेस भी है और जो केमिकल चेंजेस है कि दोनों प्रोसेस के बारे में, जैसे मेल्टिंग हो गया, वेपोराइजेशन और कंप्रेशन। ठीक है, तो ये हम कैंडल्स के द्वारा इसमें डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे इसके द्वारा यहाँ पर इसने फराडे में बताया कि इसके अंदर दोनों चेंजेस होते हैं। आर चेंजेस परमानेंट, तो क्या जो चेंजेस है वो परमानेंट है, ठीक है, इनकी क्या स्थायी है। तो वन समथिंग हैज अंडरगो ए चेंज कैन वी गेट इट बैक इन ओरिजिनल फॉर्म, कि यहाँ पर हमने एक चीज जो है हमने जानी है कि जो चेंज है उसको हम दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में क्या परिवर्तन कर सकते हैं क्या। ठीक है, जैसे कि हम फिजिकल चेंज में पढ़ा था, लेकिन केमिकल में हम ऐसा नहीं कर सकते। थिंक अगेन अबाउट ऑल द चेंजेस दैट वी हैव डिस्कस और टॉक अबाउट सो फॉर। तो चलो दोबारा से एक बार इस बारे में सोचते हैं कि जो भी हमने डिस्कस किया है इस सब के बारे में, यहाँ पे जो चेंजेस है उसमें, तो हम इन विच ऑफ दीज कैन वी गेट बैक द ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इन द फॉर्म वी स्टार्टेड विद रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल 5.2। तो इसके अंदर यहाँ पे हम वापस जाते हैं जो हमारी 5.2 टेबल थी जिसके अंदर जो चेंजेस दिया हुआ था, ठीक है, और जहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन लिखनी थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर चेंजेस दिया है मेल्टिंग आइस क्यूब, जो आइस क्यूब है मेल्टिंग की, तो क्या हम इसे ओरिजिनल स्टेट में कर सकते हैं वापस, यस या नो। तो हम मेल्टिंग को कर सकते हैं, ठीक है, यस है, क्योंकि मेल्टिंग जो क्यूब है उसको वाटर, वाटर से आइस, आइस से वाटर, इस तरह से बना सकते हैं। चॉपिंग वेजिटेबल, अब जो कटी हुई सब्जी को दोबारा से जोड़ सकते हो, तो ये क्या आएगा, नो। बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर भी यस है, इनकी भाप से पानी, पानी से भाप बन सकता है इसके अंदर। और मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम पॉपकॉर्न, तो कौन से जो आपने पॉपकॉर्न बनाया क्या वो दोबारा से बना सकते हैं, नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ क्या है, यहाँ पर परमानेंट चेंज है, ठीक है, और कुछ को हम यानी कि रिवर्सिबल कर सकते हैं, कुछ इनरिवर्सिबल है। तो जिसको हम रिवर्सिबल कर सकते हैं वो फिजिकल है, जिसको नहीं कर सकते वो क्या है, केमिकल चेंजेस है। अब रिटर्निंग टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस which with which we started, show that the changes we bought can be reversed. For example, when ice melt, it can be refrozen into ice. Similarly, when water evaporates, it can be condensed back into liquid. However, some changes cannot be reversed since we cannot get the original object or substances back after the changes. For example, chopped vegetable cannot return to their original size and shape, and making popcorn cannot to back its original form. The change around us could be grouped into those that can be reversed and those that cannot be रिवर्स, कि हम अगर ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर दोबारा जाते हैं देखते हैं इसके अंदर कुछ क्या है, रिवर्स है। और यहाँ पर तो जो रिवर्स है, एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे आइस मेल्ट है, ठीक है, अभी हम टेबल में पढ़ के आए, तो अगर उसको रिफ्रोजन किया जाए तो उसको दोबारा से आइस बना सकते हैं। उसी तरह से जो वाटर है, वाटर को एवोपरेट करते हैं तो कंडेंस करके इसको दोबारा से लिक्विड बना सकते हैं। और कुछ जो चेंज है वो रिवर्स नहीं है, ठीक है, कैन नॉट बी रिवर्स, यानी कि इनरिवर्सिबल है। जैसे कि इसके अंदर जो ओरिजिनल फॉर्म में हम इन सब्सटेंस को नहीं ला सकते वापस। फॉर एग्जांपल चॉप्ड वेजिटेबल, ठीक है, कटी हुई सब्जियां, इसको हम दोबारा से इसके ओरिजिनल फॉर्म यानी कि शेप साइज में नहीं दे सकते। उसी तरह से पॉपकॉर्न जो हमने बनाया है दोबारा से इसको कॉर्न में नहीं चेंज कर सकते। तो ये क्या है जो हमने इसको इनरिवर्सिबल में जो रखा गया है। तो यहाँ पर हम दो ग्रुप बनाते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इनरिवर्सिबल। ठीक है, तो आपको पता हो गया होगा, चल गया होगा कि जो रिवर्सिबल कौन सा चेंज है और इनरिवर्सिबल कौन सा। ठीक है, तो रिवर्सिबल क्या है, फिजिकल, इनरिवर्सिबल केमिकल। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट है, आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल, क्या सभी जो परिवर्तन है डिजायरेबल है। तो मैनी यूजफुल चेंजेस हैपन इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल,
द चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, कटिंग ऑफ फ्रूट and cooking of food, all these are desirable changes. Can you think of some other desirable changes happening around you? यानी कि कई जो महत्वपूर्ण यानी कि यूजफुल जो चेंजेस या परिवर्तन है जो हमारी डेली लाइफ में होता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मिल्क से कर्ड का बनना, ठीक है, फ्रूट का पकना, सब्जी का कटना, खाने का पकना, ऑल दीज आर डिजायरेबल चेंजेस। क्या ये सभी डिजायरेबल परिवर्तन है क्या? डिजायरेबल्स मीन्स यानी कि वांछित यानी कि लाइकली है, ठीक है, यानी एक तरह से जो आवश्यक ही है जो परिवर्तन। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डिजायरेबल चेंजेस हैपन अराउंड अस, तो क्या आप और भी जो डिजायरेबल जो परिवर्तन है जो सोच सकते हो, यानी कि जो कुछ जो होते हैं आप देखते हो चारों तरफ, तो ऑन द अदर एंड दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ चेंज क्या है अनडिजायरेबल है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर यानी कि जंग लगना, और डीके फूड, फूड का खराब होना ड्यूरिंग द स्टोरेज, जब उसको स्टोरेज करते हैं तो। ए चेंज दैट अनडिजायरेबल इन सम सिचुएशन मे बी डिजायरेबल इन अदर सिचुएशन, कि एक चेंज जो अनडिजायरेबल है वो क्या होता है कुछ सिचुएशन के अंदर होता है, ठीक है, वो जो डिजायरेबल है वो दूसरी सिचुएशन के अंदर होता है, उसमें दूसरी स्थिति होती है और वो अपनी स्थिति में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, फूड का डिकम्पोजिशन होना ये एक यूजफुल है, कन्वर्टिंग द फूड वेस्ट इनटू कंपोज, इनकी वेस्ट फूड को जो कन्वर्ट कर देते हैं कंपोज के अंदर। सम चेंजेस, कुछ जो परिवर्तन होते हैं अक्यूरिंग ओवर द ईयर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी कैन हैव ए लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट इम्पैक्ट, कि कुछ जो परिवर्तन है वो कई साल ले लेते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा कि लंबे समय तक एनवायरमेंट में होते रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि इंक्रीजिंग कंजप्शन ऑफ फ्यूल इन कार, कि जो कंजप्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है, जो कार के अंदर जो फ्यूल जो हम डालते हैं, उसी तरह ट्रेन, एरोप्लेन एक्सेट्रा, उसी तरह से इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की जो अमाउंट है वो भी बढ़ती जा रही है किसमें एटमोसफेयर के अंदर। तो ये सभी किसके द्वारा हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा हो रहा है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर, ठीक है, जो चेंजेस होते जा रहे हैं। तो ड्राइंग ऑफ द पेंट ऑन वॉल, और वॉल का जो पेंट है वो ड्राई होना, सूख जाना, डोर का, फर्नीचर का, तो रिलीजेज मैनी सब्सटेंसेज, जो कुछ सब्सटेंस रिलीज होते हैं थ्रू एवोपरेशन काजिंग एटमोस्फेरिक पोल्यूशन। नेक्स्ट आता है सम स्लो नेचुरल चेंजेस, यानी कि कुछ जो प्राकृतिक परिवर्तन जो धीरे धीरे होते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक, यानी कि चट्टानों का जो टूटना। हैव यू सीन हीप ऑफ सैंड, यानी कि आपने जो सैंड का एक हीप देखा होगा, ढेर देखा होगा, सोयल का देखा होगा, स्टोन का देखा होगा, लेइंग ऑन द बेस ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के ऊपर, जैसा कि फिगर के अंदर दिखा रखा है। ये क्या कहलाता है सेडिमेंट कहलाता है, ठीक है, ये सभी क्या है सेडिमेंट है। और हाउ हैव दीज फॉर्म, और ये कैसे बनती है, और ये किस तरह से इसका जो फिजिकल चेंज होता है, और कैसे ये चट्टानी टूट जाती है छोटे छोटे यानी कि स्मॉल पीस के अंदर, और किस तरह से टेम्परेचर कि चेंजमेंट के कारण जो क्लाइमेट की कंडीशन है वो बदल जाती है, और कैसे जो रूट है वो ट्री में ग्रो कर जाती है, ठीक है, रूट ग्रो करती है, ट्री बना देती है। और उसी तरह से जो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर फ्रीज होकर किस तरह से क्रैक हो जाती है रॉक के, और किस तरह जो चट्टाने टूट जाती है, ये सभी इसके अंदर कैसे इसमें परिवर्तन होता है क्या होता है। तो वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन वाटर कैन ऑल्सो रिएक्ट विद रॉक एंड कॉज केमिकल चेंजेस इन देयर कंपोजिशन, कि वाटर और जो केमिकल प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर, यानी कि जो पानी है पानी के अंदर केमिकल जो प्रेजेंट होता है, ये क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं किसके साथ रॉक के साथ, चट्टानों के साथ, और उसमें क्या होता है केमिकल चेंजेस के कारण इसकी जो कंपोजिशन है, ठीक है, वो बदल जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए केमिकल चेंज होता है, फिगर जैसे 5.10b में दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है, इसमें जो केमिकल चेंज होता है, तो जिसके कारण जो ओरिजिनल जो ब्लैक कलर रॉक है वो क्या कहलाती है बासाल्ट कहलाती है, ठीक है, और विच कंटेन्स आयरन, जिसके अंदर जो आयरन है हैज केमिकली चेंज टू प्रोड्यूस ए रेड कलर लेयर, जो केमिकल चेंज के कारण क्या करती है रेड कलर की लेयर बना देती है, ठीक है, यानी कि जो ओरिजिनल है इस तरह। तो इसके अंदर क्या है यहाँ पे आयरन की अमाउंट प्रेजेंट है यहाँ पे कुछ, तो जब केमिकल रिएक्शन होगी तो आयरन पे हमने पढ़ा है कि ब्राउनिश जो यहाँ पे जो लेयर बन जाती है तो वो आयरन जंग लग जाती है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या है केमिकल रिएक्शन के कारण इसका जो ब्राउनिश कलर हो गया यहाँ पे, इनकी चेंजमेंट इसमें आ गया। तो द रेड कलर इज ए, इनके इसके अंदर क्या हुआ यहाँ पर सॉरी मैंने बता दिया यहाँ पे ब्राउन बताया है कि रेड कलर आया है यहाँ पे, ठीक है, जो प्योर जो आयरन होता है उस पर हम देखते हैं ब्राउन, तो यहाँ पे रेड कलर इसके अंदर जो शो हुआ है। द रेड कलर इज ए रिजल्ट ऑन द आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस, जो रेड कलर है वो उसके किस लिए क्या शो करता है कि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है। व्हेन द रॉक सरफेस वाज एक्सपोज फॉर ए लॉन्ग टाइम टू वाटर ऑन एयर कंटेनिंग वाटर वेपोर, कि जो
लंबे समय से जो रॉक है इसके अंदर, ये पानी और एयर की कंटेनिंग में, कि पानी और हवा की उपस्थिति के कारण यहाँ पे जो वाटर वेपोर बने, जिसके कारण इसका जो रेड कलर हो गया, इस मीन्स यहाँ पे जो आयरन है, तो आयरन ऑक्साइड इसके अंदर जो प्रोड्यूस हो गई। तो दीज फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन रॉक आर कलेक्टिवली कॉल्ड वेदरिंग। जो फिजिकल और केमिकल चेंज है ये रॉक है, चट्टानें जो कलेक्टिवली होती है, ये क्या कहलाती है? वेदरिंग कहलाती है। विच इवेंचुअली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, और यही फिर क्या बनाती है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो सॉइल इससे जो बनती है फिर यही मिट्टी में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आता है इरोजिन। इरोजिन मीन्स होता है, इरोजिन मीन्स यानी कि अपरदन, ठीक है, यानी कि कटाव। तो हैव यू नोटिस फाइन सैंड कलेक्टिंग और river beds or in lakes. This sand is formed when rock, pebbles, soil and sediments are broken down and move from one location to another by natural forces like wind and flowing water. This process is called erosion. इनकी क्या आपने कभी नदियों या झीलों के तल पे जो वहीन रेत जमा होते हैं देखा है? ये जो रेत होते हैं ये तब बनती है जो चट्टाने, कंकर, मिट्टी और जो तलचट, ठीक है, इनकी सेडिमेंट है, जो प्राकृतिक शक्तियों जैसे हवा और बहते हुए पानी द्वारा टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं, ठीक है, जो इसको हम अपरदन बोलते हैं। इरोजन ड्यूरिंग ए लैंडस्लाइड इन एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंज। जो इरोजन है ये क्या है? जो लैंडस्लाइड के कारण होती है, ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रिवर रॉक्स एंड पेपल्स, पेपल्स मीन्स यानी कि कंकर पत्थर, जो रिवर्स की जो रॉक होती है, चट्टाने होती है, पत्थर से होते हैं, कंकर पत्थर, ऑफ्टन प्राय अपीयर स्मूथर ड्यू टू द कांस्टेंट इरोजन caused by the flowing water। जो नदी के पत्थर और कंकर होते हैं वो बहते हुए पानी द्वारा लगातार होने वाले अपरदन के कारण अक्सर चिकने दिखाई देते हैं, ठीक है, इनकी स्मूथ दिखाई देते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कुछ जो पत्थर होते हैं जो बजरी वगैरह के अंदर निकलते हैं वो नदी के द्वारा आए होते हैं, जो स्मूथ होते हैं, जिससे आप खेलने के लिए आप उसको उठा भी लेते हो। तो वैन द स्पीड ऑफ वाटर एंड विंड डिक्रीज, जब वाटर और विंड की जो स्पीड होती है हवा की वो कम हो जाती है, तो सच एज इन एन ओशियन और ए लेक, ये महासागर और जो लेक यानी कि झील के अंदर द मटेरियल ट्रांसपोर्ट, जो मटेरियल होते हैं ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं ड्यूरिंग इरोजन एंड सेटल डाउन द बॉटम, और बॉटम के अंदर ये बैठ जाते हैं। और दिस सेडिमेंट हार्डर ओवर टाइम एंड बिकम्स न्यू रॉक, और जो ये सेडिमेंट होते हैं ये समय के साथ कठोर होकर नई चट्टाने बना देते हैं। मोस्ट ऑफ दी चेंज टेक प्लेस ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर एंड कैन नॉट बी रिवर्स, और ये जो परिवर्तन होते हैं अधिकांश जो हजारों वर्षों में होते हैं, यानी कि बहुत सारे साल लगते हैं इन जो परिवर्तन को होने में, और फिर ये क्या है? रिवर्स नहीं होते, ठीक है, इनको पलटा नहीं जा सकता। तो ये जो हमारा चैप्टर था कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं इसके जो क्वेश्चन आंसर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपके जो कुछ डाउट्स हैं या आपको कुछ चैप्टर जो पहले पढ़ने हैं या फिर उसके क्वेश्चन आंसर आपको पहले चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव, सजेशन, जो भी आपकी डाउट वगैरह आप लिख देना कमेंट्स के अंदर। वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।